नमस्ते सारे व्यूअर्स को एट स्टार में फिर से स्वागत है। दिस इज द पार्ट 2 इन आवर बजट मेकिंग सीरीज। ओके, एंड पार्ट 1 में हमने बजट के पीछे की जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो हमने समझी, और हमने ये देखा कि जो मेन पार्ट होती है बजट में, गवर्नमेंट अकाउंट्स, उसको कैसे समझना है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, बजट के पीछे की फिलोसॉफी क्या है, पिछले 6 दशकों में बजट को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट्स रही हैं। ठीक है, और हमने फिस्कल डेफिसिट क्या चीज़ है, एक मोटा मोटी आइडिया हमको मिली। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। ओके, फिर हमने राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा को भी देखा, और फिर एफआरबीएम एक्ट, 15th फाइनेंस कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस हैं फिस्कल डेफिसिट को लेकर, ये हमने जाना। फिस्कल डेफिसिट की जो फाइनेंसिंग के लिए सरकार कैसे बोरोइंग्स करती हैं। हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जिस वेबसाइट के थ्रू मैंने आपको दिखाया है पूरा गवर्नमेंट की अकाउंट्स कैसे मेंटेन होती हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रहेगी। और मेरी आप सबसे ये निवेदन है कि जब भी आप ये वीडियो देखें, जब भी आप देखें, किसी को समझाएं। मैं तो चाहता हूँ आप हमारी वीडियो देख के खुद समझें और किसी तीसरे को समझाएं। यही अल्टीमेट मोटो है हमारा। तो आप जब भी देखें तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, उस लिंक को खोल कर देखिएगा, तभी आप उसको देखते हुए सुनिएगा, देन आपको और क्लैरिटी आएगी समझने में। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स बिगिन विद पार्ट 2। पार्ट 2 का जो पहला है, बजट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होती हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बजट वेबसाइट है, इंडिया बजट जो वेबसाइट है, वहाँ पे जब आप जाएंगे बजट के डॉक्यूमेंट में आपको ब्रॉडली क्या यही मिलती हैं। लाइक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी, यहाँ हमने लिखा हुआ है बजट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होती हैं। जब आप वेबसाइट में जाएंगे हम आपको आगे बताएंगे ये भी कि बजट के डॉक्यूमेंट कहाँ से कैसे एक्सेस करनी होती है, क्या चीज़ें पढ़नी होती है, ये भी सब बताई जाएगी आपको। हैव पेशेंस। ओके, सो बजट डॉक्यूमेंट्स में आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलती है, जो आपको पढ़नी चाहिए, बिकॉज इससे सरकार की पॉलिसी गाइडलाइंस, पॉलिसी प्रायोरिटीज पता चलती है। ओके, डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। फाइनेंस बिल, चलो ठीक है। एफआरबीएम की जो स्टेटमेंट्स हैं ये मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, आपका कोई जरूरत नहीं है जानना अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, इफ यू आर वाचिंग दिस आउट ऑफ योर क्यूरोसिटी, यू वांट टू नो व्हाट इज यूनियन बजट, बजट के पीछे की क्या, के पीछे का क्या पूरा प्रोसेस रहता है, देन आई विल एडवाइस कि आप सारी डॉक्यूमेंट्स पढ़ें। बिकॉज आप, ये आपकी हॉबी है, और एक स्टूडेंट वो है जो एग्जाम की प्रिपेयर कर रहा है, जो एग्जाम की डिमांड के बेसिस पे होती है। सो आप इन चीज़ों को मत पढ़िएगा। अगर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके लिए तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एनफ। देन आप सिंपली बजट एट ए ग्लांस देखिए। की फीचर्स ऑफ बजट आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि आप अपने आंसर्स में, एग्जाम्स में आपको मिलती हैं क्वेश्चंस, और आंसर में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम बजट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट होती है फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच। मतलब जो सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपको उन वेबसाइट में डॉक्यूमेंट्स के साथ एफएम की स्पीच मिलेगी। उस स्पीच का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पार्ट ए, जिसमें सेक्टोरल एलोकेशंस, कोई नई स्कीम, पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रायोरिटीज होती हैं। यानी जब आप बजट पढ़ोगे एज ए स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके लिए तीन चीजें जरूरी हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू नो द क्रक्स ऑफ द बजट, आखिर बजट कहता क्या है। फिर बजट की जो ग्लिम्पसेस है, लाइक क्या एलोकेशंस, कितना रिसीट्स, कितना डेफिसिट, ये पता करने के लिए बजट एट ए ग्लांस। और बजट की मोटा मोटी क्या बजट में क्या अनाउंस हुआ है, तो की फीचर्स ऑफ द बजट। और फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच जब आप वो पढ़ोगे, वहां से आपको लैंग्वेज मिलेगी, द लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट की थिंकिंग पता चलती है,
which will be reflected in your answers if you are preparing for some competitive exams or you are doing any part of research work regarding this or any part of learning associated with यूनियन बजट। तब आपको पता चलेगी जब आप बजट की स्पीच पढ़ोगे, बिकॉज वहां से गवर्नमेंट की जो लैंग्वेज है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी प्रायोरिटीज है, वो मेंशन होती है, जो कि और कहीं पे नहीं मिलेगी आपको। तो पार्ट ए ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बता रखी है, फिर से इन्होंने लिख रखा है, तो मैं ब्रीफली बता दूंगा कि ये expenditure, it distinguishes the expenditure on revenue account from the expenditure on other accounts as is mandated in the Constitution of India. The estimate of receipts and expenditure included in the financial statement are for expenditure net of refunds and recoveries. In a nutshell, annual financial statement includes the following: Statement 1, Consolidated Fund of India की revenue receipts, revenue expenditure, capital receipts, capital expenditure, देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। हमने बताई थी तीनों अकाउंट्स होती हैं, तीनों की, तीनों में जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसकी अलग अलग डिविजन्स होती हैं, यही है। तो रेवेन्यू एंड कैपिटल सेक्शंस टुगेदर मेक द यूनियन बजट। दिस इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंस बिल, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, लेकिन सिंस वी आर डीलिंग विथ ओनली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ द यूनियन बजट मेकिंग, बट ये चीज जानना जरूरी होता है, बिकॉज ये सवाल पूछी भी जाती है बहुत बार, और ये चीज पता तभी हो पाए, जानना इसलिए जरूरी है, देन ओनली यू कैन रियलाइज द होल इवेंट, जो पूरी 2 महीने तक चलेगी। अभी लगभग 60-65 डेज की पूरी बजट सेशन होती है पार्लियामेंट में। तो होता क्या है इस पूरे 2 महीने में, ये तभी आपको पता चलेगा। और इस फाइनेंस बिल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द बिल हैज टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 75 डेज ऑफ इंट्रोडक्शन। यानी जो यूनियन बजट सरकार पार्लियामेंट में 1 फरवरी को रखने जा रही है, उस बजट की अप्रूवल 75 डेज के अंदर ही हो जानी चाहिए। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है। बाकी आर्टिकल 1110, bill presentation, imposition, abolition, it is related to taxation proposals, money bill, these are legislative process। मैं चाहता हूं कि आप ये खुद सर्च करें, अगर आप ट्रूली इस चीज को समझना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स हमने समझा दी, हम समझाएंगे, आने वाले दिनों में इसकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी बताई जाएगी, वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन दिस टाइम द वीडियो इज फोकस्ड अराउंड द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। उसके बाद हमने बताई फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जो 2 स्टेटमेंट्स डालते हैं कि क्या होता है ये उसका डिस्क्रिप्शन है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, दिस कंटेन्स असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी, इट सेट्स आउट 3 year rolling targets for 6 specific fiscal indicators in relation to GDP at market price. फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं दैट यू शुड रीड। और फिर नेक्स्ट होती हैं आउटकम बजट बोलते हैं इसे, या फिर आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। ये क्या चीज है? आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स विद a financial outlay of 500 crore or more is prepared by respective ministries and departments, and the same is presented in the parliament along with the budget as a consolidated document। 2006-7 से आउटकम बजट हैज बीन पार्ट ऑफ द बजटरी प्रोसेस, जहां मिनिस्ट्री प्रिलिमिनरी आउटकम बजट को रखती हैं। सिंस 2017 एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड आउटकम ऑफ द स्कीम्स भी रखी जाती हैं आउटकम बजट के साथ। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो रिफॉर्म हमारे यूनियन बजट की प्रोसीजर में रही है,
वो थी फाइनेंशियल ईयर 17-18, ठीक है, जहाँ पे रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। फैक्ट के बेसिस पे रेलवे बजट अलग सा 1924 में शुरू हुआ था। Presentation of a unified budget is to bring the affairs of railway to center stage and present a holistic picture of the financial position of the government. बाकी इससे पीछे की जो रैशनैलिटी है, सही है, गलत है, ये बियॉन्ड द एकेडमिक डिबेट्स। ओके, सरकारों की अलग-अलग सरकारों की अलग-अलग सोच रही हैं। जाहिर सी बात है, एक चीज तो समझ में आती है एज ए लेमैन, आप अलग सा रेलवे बजट पेश करते थे, उसके लिए अलग सा टाइम डिवोट करना पड़ता था, उसके लिए आपको अलग से अप्रोप्रिएशंस, अलग सी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ती थी। मर्ज करने के चलते हुआ ये, आप कन्वर्जेंस ऑफ द फोकस इनटू द एस्पेक्ट्स ऑफ डिलीवरी एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो रेलवे बजट इज नो मोर डिफरेंट बजट। आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा पहले कि हाँ एक रेलवे बजट होती है। तो 2017-18 के बाद से रेलवे बजट इज मर्ज्ड विद द जनरल बजट। ऑल राइट। तो आपने अभी ये देखा कि बजट डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, विच आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट टू नो, और जो की चीजें हैं, अप्रोप्रिएशन, सॉरी, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस बिल। तो हाँ, इसी के साथ आती हैं। आप जब गूगल करोगे, यू विल फाइंड अप्रोप्रिएशन बिल, मनी बिल एंड ऑल। सो दीज आर द लेजिस्लेटिव प्रोसेस रिगार्डिंग कैसे बजट को पार्लियामेंट में पास की जाती है। The one thing which you have to keep in your mind that the finance bill has to be passed within 75 days of the introduction of the budget, because 75 days के अंदर ही आपको अपनी बजट को अप्रूव करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हमने एफआरबीएम की जो स्टेटमेंट्स है वो देखी, देन मर्जर ऑफ द रेलवे बजट, आउटकम बजट क्या होता है वो हमने देखा। नाउ वी विल सी द बजट की डिजाइन। पार्ट 1 में आपने कंसेप्ट समझा, पार्ट 2 में आप प्रोसेस को समझोगे, और पार्ट 3 में आप रिव्यू, जिसमें आप एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं बजट से, और बजट के साथ जुड़ी छोटी मोटी चीजें कहाँ पे क्या अवेलेबल होती हैं, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, दैट वी विल लेट यू नो। ठीक है। तो पार्ट 2 की जो प्रोसेस में बात की जाती है, बजट डिजाइन कैसे की जाए। दो यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी और एनी अदर सुइटेबल डेट एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। हमने शुरू में भी बताया था, 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट करना कहीं कोई रूल में नहीं है, ये कन्वेंशन है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो बजट की प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है पिछले साल, यानी अगर हम इस साल बजट अब आने वाला है तो 2022 अगस्त से बजट बनाने का प्रोसीजर शुरू हो चुका होता है। ठीक है। एक छोटी सी कंसेप्ट है, इट शुड बी नोन टू यू, but I would request my fellow viewers that they should Google it so that they can get more clarity, a better picture of that. इन्होंने यहाँ पे एक समरी टाइप का लिखा है कि जब इलेक्शन का साल होता है, यानी अपकमिंग 2024, एक इंटरिम बजट आएगी। बेसिकली ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, जनरल इलेक्शंस, बिकॉज गवर्नमेंट कोई भी हो 5 साल के लिए रहती है, फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग ओथ से 5 साल, द डे ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, वहां से 5 साल तक रहती है पूरी सरकार। ठीक है। अब 5 साल तक के लिए सरकार के पास अधिकार होता है, आप फुल बजट डालोगे, लेकिन ऑन द 5th ईयर ऑफ द गवर्नमेंट टेन्योर, वो इलेक्शन पीरियड होती है, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वही सरकार फिर से आएंगी। इसीलिए एक इलेक्शन वाले साल में पहले इंटरिम बजट रखी जाती है,
ओके। फिर जब सरकार चुन के आ जाए तो सरकार एक फुल ऑन बजट रखती है। इसी चीज का जिक्र है। हर सरकार 5 साल के लिए होती है, फ्रॉम द डे ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग टिल नेक्स्ट 5 years। ओके। उसके बाद 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। इलेक्शन वाले साल में आपको एक इंटरिम बजट पहले मिलेगी फरवरी के टाइम में। फिर इलेक्शन जब प्रोसेस खत्म हो जाए, सरकार चुन ली जाए, देन जब जो नई सरकार होगी वो फिर से एक फुल ऑन बजट रखती है। इसी चीज का जिक्र है यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्लियरली उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है हमारी टीम ने कि दिस होल प्रोसेस, द होल पार्ट इज dealing with from economics perspective. Focus will be around the economics of budget making with more and less administrative process. Let's come to the process. बजट डिजाइन कैसे होता है? ये हैं वो 10 स्टेप्स बजट को बनाने के पीछे का तरीका। नेक्स्ट आपको पता चलेगा बजट बनाते वक्त क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। तो यही है, इस चीज को मैं जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो सके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। बजट बनाते हैं जब, तब उसमें सबसे पहला होता है बजट सर्कुलर। कमेंसमेंट ऑफ बजट प्रोसेस टेक्स विद द इशू ऑफ बजट सर्कुलर। परिपत्र। ओके। नेक्स्ट होती है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चों का अनुमान, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, बजट एस्टिमेट्स। फिर होती है एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स, राजस्व का अनुमान। गवर्नमेंट रिसीट्स आर क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरीज, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। फिर होती है स्क्रूटिनी ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स, सॉरी, स्क्रूटिनी ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स, आय व व्यय की जांच। फिर आती है एस्टिमेट ऑफ डेफिसिट, घाटा का अनुमान। फिर नेक्स्ट स्टेप में होती है नैरोइंग डेफिसिट, घाटे को कम करना। फिर होती है एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू, राजस्व का आवंटन। फिर होती है प्री बजट डिस्कशंस। फिर फाइनल कॉल ऑन डिमांड्स एंड फाइनली द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इन लोकसभा। तो बजट डिजाइन करने के पीछे का यही वो 10 स्टेप्स हैं जो पूरी बजट इसी प्रोसेस में चलती हैं। लेकिन जब बनाई जा रही होती है बजट, सरकार किन चीजों को अपनी कैलकुलेशंस में फैक्टर इन करती हैं? पहली बात, नॉमिनल जीडीपी, यानी व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इकोनॉमी नेक्स्ट ईयर। नॉमिनल जीडीपी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन ए फाइनेंशियल ईयर। आप इस चीज को समझ लें, नॉमिनल जीडीपी बजट की कैलकुलेशन में यूज होती है। रियल जीडीपी एनालिसिस के लिए यूज होता है। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन वाली फैक्टर नहीं होती है। ओके। तो वंस गवर्नमेंट नोज द नॉमिनल जीडीपी, यहां से सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए नॉमिनल जीडीपी की प्रोजेक्शंस करती हैं जिसके लिए आप बजट बना रहे हो। फिर आती है फिस्कल डेफिसिट, हाउ मच मनी कैन द गवर्नमेंट बोरो। पहले आपने जीडीपी कैलकुलेट कर ली कि हाँ हमारी जीडीपी इतना, इस दर से हम ग्रो करेंगे। जब आपने अपनी आपकी जीडीपी कैलकुलेट कर ली, अगला आपको कैलकुलेट करना है फिस्कल डेफिसिट, कितना आप मार्केट से बोरो करोगे। इट इज गिवन एज पर द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। वहां पे एक प्रोसेस है, वहां पे एक्ट में दी गई है कि आपकी जो टोटल बोरोइंग्स हैं, टोटल बोरोइंग्स, फिस्कल डेफिसिट, डेट, कैपिटल रिसीट्स, पिछले पार्ट में हमने बताई हैं, इट कैन नॉट बी मोर देन 3% ऑफ द नॉमिनल जीडीपी। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है। अगला काम होता है टोटल रेवेन्यू। अब आपने पहले जीडीपी कैलकुलेट किया, फिर आपने आपकी फिस्कल डेफिसिट कितना बोरो कर सकते हो वो कैलकुलेट की। फिर आपको इसमें कैलकुलेट फैक्टर इन करना पड़ता है टोटल रेवेन्यू, गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू कमाएगी।
once government knows the maximum money it can raise from borrowings, the next attention goes towards revenue, how much it can raise on its own. The challenge now is to figure out how much money can be raised through various means. आमतौर पे 3 तरीके होते हैं रेवेन्यू के लिए, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और तीसरा मनी रेज्ड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ओके, द नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप होती है एक्सपेंडिचर। आप अभी कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हो और कहां। पहले सरकार ने जीडीपी कैलकुलेट की, फिर अपनी बोरोइंग कैपेसिटी कैलकुलेट की, फिर अपनी रेवेन्यू कैलकुलेट किया, फिर उन्होंने एक्सपेंडिचर को फैक्टर इन किया। ओके, यहां से पूरी जो बजट की प्रिपरेशन प्रोसेस है खत्म हो जाती है। स्टेप्स हमने पहले बताई आपको कि दिस इज द डिजाइन, बजट इस तरह डिजाइन की जाती है। 10 स्टेप्स हैं। उस 10 स्टेप्स में बनाते वक्त किन चीजों को फैक्टर इन की जाती हैं? नॉमिनल जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, कितना आपका राजस्व है और कितना आपका खर्चा है, ठीक है। और यही चीज अल्टीमेटली सरकार की होती है खर्चा, जो साल भर का लेखा जोखा बताती है, वार्षिक बही खाता, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम आपको आने वाले 25 साल में कैसा भारत होना चाहिए और सरकार की पॉलिसी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, इसको लेकर वीडियो के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। हमारी आपसे आग्रह रहेगी कि आप ये वीडियो अंत तक देखें। तो शुरू से हमने जो एक प्रोसेस फॉलो किया है, पार्ट 1 में आपको कंसेप्ट समझाया, पार्ट 2 में आपको प्रोसेस समझाया, तो अभी आप इसको लिंक करो, कंसेप्ट के साथ प्रोसेस को लिंक करोगे। और जब ये वीडियो आप देखोगे पूरी एंड तक, जिसमें आने वाले 25 साल में सरकार की क्या पॉलिसी प्रायोरिटीज रहेंगी, तभी आप इसको लिंक करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हमने कंसेप्ट को समझने के पीछे का मकसद क्या था, बजट की फिलोसॉफी क्या है। फिर तीसरे पार्ट में हम जाके बजट रिव्यू करेंगे, जिसमें बजट की बेसिक्स चीजें, कहाँ पे देखना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है और बजट से एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये एंडिंग रहेंगी आपकी। सो मैं हमारी टीम से कहना चाहूँगा कि जो इंडिया की जो आने वाली 25 साल की प्रोसेस है, जो बजट की फिलोसॉफी को डिफाइन करेगी, वो वीडियो बच्चों को दिखाएं, लोगों को, हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। With a V-shaped recovery following pandemic shocks, India's run of success continues, and her economy is anticipated to repeat a similar growth trajectory in 2023. The World Bank's revision of Indian GDP growth projections from 6.4% to 6.9% in the current fiscal year is one among the many affirmations Indian policies and reforms have received in recent times. The World Bank India's country director, Auguste Kwame, credited India's strong macroeconomic fundamentals for the remarkably resilient economy. According to the Government of India's own projections, India will register a growth of 7% in the 2022 to 2023 financial year. This is no small feat considering that many countries world over are grappling with multifaceted economic headwinds. The country's nominal GDP is also estimated to grow by 15.4%. Economists say the government's policy reforms, the most affected being the Production-Linked Incentive Scheme, PLI, and the PM Gati Shakti, have proven instrumental in achieving favorable results for the Indian economy. Production-linked incentives are very useful to increase manufacturing exports, but I have absolutely no doubt that it will be a huge part of the shift of manufacturing from a concentrated region of the world to India and other places,
and India will be a huge beneficiary of such policies. India has successfully balanced welfare schemes and infrastructure expansion. India was able to ensure food security for millions of families, especially since the pandemic outbreak, while the country's hard infrastructure has witnessed a total transformation in the past few years. The construction of expressways at a record pace, coupled with new freight corridors, are set to accelerate the pace of the already flourishing brand India. India's goal is to reduce her logistics costs by 6 percentage points, from 14% to 8% in the next 5 years. This would ensure that logistics play the role of a growth engine in the Indian economy. Improved logistics will add to India's improved image as an investment destination, thanks to efforts at easing foreign direct investment rules. India is expected to receive, for the first time ever, $100 billion in foreign direct investment this financial year. From renewable energy to real estate, from fintech to automobiles, and from healthcare to hospitality, Indian sectors across the board are poised to take big leaps in times to come. Already we are seeing FDI and investment in India is rising. Renewable energy is a big part for foreign direct investment, which will also wean off India of imported hydrocarbons, as well as help the environment. Similarly, on the data side, 5G, remote working, which can lead to more services exports. Experts say India's balanced fiscal approach of major infrastructural development, coupled with economic reforms, will provide the country with the great momentum needed to accomplish its economic goals. Many predict that India will become one of the most sought-after markets in the world. India is on track to become the world's third largest economy in under a decade from now. 4 or 5 years from now, we're very confident we'll be the third largest economy. India has also set the target of becoming a developed country by 2047. In order to meet this goal, the Indian economy will have to consistently grow at an average rate of around 8% per annum. Some financial bodies have forecast that India will also be affected next year by global recessionary trends. However, the Indian economy was not predicted to have rebounded from the pandemic as quickly as it had. Brand India cannot be counted out. Sustained integrated efforts by the government, private players, organized and unorganized sectors, and firms big and small have ensured India's steady progression. The Indian economy has defied past pandemic predictions. Brand India is not on path to slow down.